हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीए क्लासेस। ओके, इस वीडियो में आपको मतलब जितना भी सेमेस्टर का है एमआईसी, एमजीसी, एईसी, वीईसी सारा मतलब सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहे टाइम पे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है हिंदी एईसी सेमेस्टर 1। ओके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी में मूल स्वर 4 हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11। निम्नलिखित में से बताएं कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? स्व और दंत स्व, तालव्य स्व और दंत स्व। ओके, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि से लिखी जाती है? मराठी। 22 भाषा का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1950 ईस्वी को। किस अनुच्छेद में हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है? अनुच्छेद 345। 1955 में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा का गठन किया गया था? तो बाल गंगाधर खेर। ओके, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो संस्कृत। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ओके, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खौराष्टी लिपि। मनुष्य ने लिखना आरंभ किस लिपि के द्वारा किया था? चित्रलिपि के द्वारा। देवनागरी लिपि क्या है? तो अक्षरात्मक लिपि है। वर्णात्मक लिपि की विशेषता क्या है? तो वर्ण। प्राचीन भाषा की प्राचीन लिपि कौन है? तो ब्राह्मणी। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से प्राप्त सामान्य रखती है? गुजराती। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानवीयकरण 1963 ईस्वी में किसने प्रकाशित किया था? तो केंद्रीय लिपि निदेशालय। ओके, आगे है 20 नंबर क्वेश्चन, लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनि को लिपि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो सौराष्ट्री। देवनागरी लिपि, देवनागरी का विकसित क्रम क्या है? ब्राह्मणी से गुप्त भाषा, गुप्त से कुटिल, प्राचीन नगरी और देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि अपनाने की बात किसने सबसे पहले की थी? शारदा चरण मित्र। प्ररूपण में सबसे ऊपर क्या लिखी जाती है? तो संख्या। टिप्पणी लेखन में लिपिक कहाँ हस्ताक्षर करता है? बाईं ओर। संक्षेपीकरण का अर्थ है सार लेखन। संक्षेपण में उद्रात अंश को लिखा जाता है संक्षिप्त करके। अकाउंट का हिंदी अनुवाद है लेखा। पार्लियामेंट का हिंदी अनुवाद है संसद। सिलेबस का हिंदी अनुवाद है पाठ्यक्रम। वेंडर का हिंदी अनुवाद है विक्रेता। वोटर का हिंदी अनुवाद है
वोटर का हिंदी अनुवाद है मतदाता। घुटने टेकने का अर्थ है हार स्वीकार करना। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी? 343 के 1 में। ठीक है। राष्ट्रभाषा हिंदी को कार्यशील स्वरूप को क्या कहा जाता है? प्रयोजना मूलक हिंदी। ठीक है। निम्न में से कौन सरकारी पत्र के पत्रकार हैं? उपयुक्त सभी तीनों है। ठीक है। तो 38 क्वेश्चन है। 9 2 11 होना भाग जाना मुहावरे का अर्थ है। आँख का तारा होना मतलब प्रिय होना। घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना, आनंद मनाना। लोहे के चने चबाना यानी कठिन परिश्रम करना, यानी बहुत कठिन कार्य करना। संक्षेपण में कितने शब्द संख्या रखी जाती है? तो 1/3। किसी संक्षिप्त कथन को विशेषतापूर्वक लिखना क्या कहलाता है? तो पल्लवन। पल्लवन के विपरीत इनमें से क्या है? तो संक्षेप। नोटिंग किसका दूसरा नाम है? टिप्पणी। इनमें से कौन टिप्पणी का भेद नहीं है? तो कल्पनात्मक। ओके। प्ररूप का अन्य नाम इनमें से कौन नहीं है? तो संक्षेपण। आगे है प्रारूपण का प्रयोग कहाँ होता है? कार्यालय में। ड्राफ्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रारूपण। ट्रांसलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुवाद। अनुवाद का शिल्प है यह कथन किसका है? न्यूयॉर्क। इनमें कौन अनुवाद का प्रकार नहीं है? प्रारूपण। अनुवाद में कम से कम कितनी भाषाओं का ज्ञान आवश्यक होता है? 2। संक्षेपण होता है मूल अवतरण का 1/3। टिप्पणी का प्रयोग होता है 44 से है ना। संक्षेप होता है मूल अवतरण का 1/3। टिप्पणी का प्रयोग होता है कार्यालय। पल्लवन होता है भाव का विस्तार। टिप्पण में आदेश देता है अधिकारी। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब आवश्यकता से कम दिया जाना। हाथ मलना का अर्थ है पछताना। कमर कसने का अर्थ है कठिन संघर्ष से जुड़ना। कलम तोड़ने का अर्थ है बहुत अच्छा लिखना। हाथ कंगन को आरसी का क्या का अर्थ है? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? कालाक्षर भैंस बराबर मतलब है पूर्णता निरक्षर। अंधेर नगरी चौपट राजा का अर्थ है जैसा राजा वैसा प्रजा। आम का आम गुठली का दाम का मुहावरा का अर्थ है दुगना लाभ। काम भरने का अर्थ है चुगली करना। ईंटे से ईंटे बजाने का अर्थ है विनाश करना। संक्षेपण की अनिवार्य शर्त है संक्षिप्तता। संक्षेपण का विलोम है पल्लवन। संक्षेपण का शीर्षक का होना है अनिवार्य। संक्षेपण का आवश्यक गुण है उपयुक्त सभी। पल्लवन का दूसरा नाम है भाव विस्तारण। पल्लवन का मूल
अवतरण होना चाहिए उपयुक्त सभी। 70 के बारे में नहीं दिखा, रुकिए 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 रुकिए। 75 संक्षेपण का आवश्यक गुण है उपयुक्त सभी। पल्लवन का दूसरा नाम है भाव विस्तार। पल्लवन का मूल अवतरण होना चाहिए उपयुक्त सभी। इधर 74 नंबर क्वेश्चन। कार्यालय पत्राचार का उदाहरण है संयुक्त उपयुक्त सभी। आलेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, यानी तीनों का तीनों जो है कार्यालय पत्राचार का उदाहरण है। प्रारूप लिखे जाते हैं लिपिक द्वारा। सरकार पत्र में प्रेषक विभाग का नाम रहता है सबसे ऊपर बाईं ओर। अनुवाद के प्रकार हैं उपयुक्त सभी। अंशु अनुवाद, भानुवाद और शब्दानुवाद। भाव अनुवाद है, शब्दानुवाद है, आशु अनुवाद है, तीनों है, ठीक है। उसके बाद है अनुवाद प्रक्रिया के सौंपना। अनुवाद प्रक्रिया को सौंपना है उपयुक्त सभी। संयोजन, विखंडन, पान। संक्षेपण की विशेषता है उपयुक्त सभी। संक्षिप्तता, सरलता और स्पष्टता। संक्षेपण मूल अवतरण का होता है 1/3। संक्षेपण की भाषा में प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष पल्लव का अनिवार्य गुण है विस्तरण, ठीक है। पल्लवन के समय ध्यान रखना चाहिए इनमें से तीनों वाक्यों पर। भाषा का स्पष्टीकरण पर, भावों की क्रमबद्धता पर, व्यक्तिकरण अशुद्धता पर, इनमें से तीनों पर, ठीक है। पल्लवन के समय ध्यान रखना चाहिए इन तीनों पर। और टिप्पणी के द्वारा दिया जाता है सुझाव, निर्देशक, सूचना उपयुक्त सभी। टिप्पणी का प्रकार है आदेशात्मक, विचारात्मक और उपयुक्त दोनों, यानी दोनों टिप्पणी का प्रकार है। कार्यालय पत्राचार का उदाहरण है अधिसूचना, ओके। सरकारी पत्र का स्वर्ण निर्देशक में लिखा जाता है इनमें सभी। सरकारी पत्र के स्वर्ण निर्देशक में लिखा जाता है इनमें सभी। ये क्वेश्चन है, सरकारी पत्र के निर्देशक में लिखा जाता है इनमें सभी। सरकारी पत्र के संबोधन में होता है महोदय। मतलब वो लिखते हैं ना एप्लीकेशन में जो सम्मान देते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो महोदय ही ना होता है। सरकारी पत्र में प्रतिलिपि निम्नलिखित में से प्रेषित लिखा जाता है पत्र के सबसे नीचे। सरकारी पत्र में पत्र संख्या अंकित रहती है सबसे ऊपर। अनुवाद का महत्व है इनमें सभी। अच्छे अनुवाद के लिए होना चाहिए उपयुक्त सभी होना चाहिए। 2 भाषाओं का ज्ञान, अभिव्यक्ति कौशल और व्यक्ति अध्ययन, ठीक है। और आगे है 93 क्वेश्चन। अनुवाद सिद्धांत का व्यवहार किसकी पुस्तक है? जयंती प्रसाद नेटियालय की, ओके। यूनिट दूसरा का है गद्य रचना से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? 13 जुलाई 1980 को। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो लामी, ठीक है। बेटे वाली विधवा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र किस रूप में विख्यात हैं? कथा सम्राट। पंडित अयोध्यानाथ के कितने पुत्र थे? तो 4। कुमुद का
विवाह, कुमुद का विवाह किससे हुआ था? तो दीनदयाल से। ठीक है, और आगे देखते हैं। फूलमती के किस पुत्र ने अखबार में आपत्तिजनक लेख लिखा था? कामतानाथ। ठीक है, और ये तुम आपका है रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, उसके से संबंधित क्वेश्चन है। शुक्ल जी के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो मधु स्त्रोत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? तो त्रिवेणी। भय निबंध के लेखक कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? तो भय। यदि कोई मान्य व्यक्ति किसी से कहे कि कल अमूक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा, तो कौन सा भावना उत्पन्न होता है? तो क्रोध। कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो कौन सी भावना उत्पन्न होती है? तो भय। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर केटरा या फिर कटरा में। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1902 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का पिता का नाम क्या था? तो आंसर है इसका फूलवंत सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी किस रूप में विख्यात हैं? तो गद्यकार। ओके, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का रचना किस विधि से उपलब्ध होता है? तो सभी, कहानी के माध्यम से भी, उपन्यास के माध्यम से भी और नाटक के माध्यम से भी। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। तो मैदान जोतते जा रहे हैं, बाग उजड़ते जा रहे हैं, किसने लिखा है? तो गेहूं के लिए। किसके लिए है? मतलब मैदान जोतते जा रहे हैं, बाग उजड़ते जा रहे हैं, ये किसके लिए है? तो गेहूं के लिए। ठीक है, गेहूं और गुलाब के बीच आवश्यक है संतुलन। गुलाब की दुनिया किसका प्रतीक है? मानस की। गेहूं और गुलाब स्वर्गीय पाठ क्या है? शब्द मित्र। बेनीपुरी जी ने गेहूं को किसका प्रतीक माना है? भौतिक विकास का। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया मुंगेर में। दिनकर जी मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग अध्यक्ष कब बने? तो 1940। दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के बाई चांसलर कब बने? तो 1964 में। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म भूषण। दिनकर किस युग के कवि है? छायावादोत्तर युग के। दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? संस्कृत के 4 अध्याय। राहुल संस्कृत यान का पहला नाम क्या था? तो रामोदर दास। राहुल जी किस मत के पोषक थे? तो अनीश्वरवाद के पोषक थे। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है, राहुल जी
किसे श्रेष्ठ मानते थे? मनुष्य को। हरिशंकर परसाई का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। परसाई का जन्म कब हुआ था? तो 22 अगस्त 1924 को हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1982 में। राजा ने दरबारियों से क्या पूछा? भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम किसको सौंपा गया था? तो विशेषज्ञों को। ताबीज बंधा होने पर भी 31 तारीख को कर्मचारी ने घूस लेना क्यों स्वीकार कर लिया? पैसा खत्म हो गया था, बस इसीलिए। राजा को क्या चीज़ दिखाई देती थी? भ्रष्टाचार। विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार को क्या क्या विशेषताएं बताई है? उपरोक्त सभी, मतलब ऊपर में सारा। उसे हाथों से नहीं पकड़ सकते, वह वसूल नहीं सूक्ष्म है, वह सर्वत्र व्याप्त है। ठीक है, इस टाइप से। मंत्री ने भ्रष्टाचार मिटाने का क्या उपाय सुझाया? साधुओं से सदाचार का ताबीज बनवाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है। सी नंबर है, उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्मा जी किस जिले के निवासी थे? तो छपरा के। देवेंद्र नाथ शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1919 को। बाबर की ममता की विधि है एकांकी। औलांद उस बादशाह से भी कहीं ज़्यादा प्यारी चीज़ है। यह कथन किसका है? तो बाबर का। बाबर की ममता के रचयिता हैं देवेंद्र नाथ शर्मा। बाबर की ममता एकांकी में किस बादशाह को पत्र प्रेम वर्णित है? तो बाबर की ममता किस प्रकार की रचना है? अरे यार, बाबर की ममता की रचयिता है देवेंद्र नाथ शर्मा। बाबर की ममता एकांकी किस बादशाह का पत्र प्रेम वर्णित है? बाबर की ममता किस प्रकार की रचना है? एकांकी। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की रचना है। ए और बी, साइकिल और सदृत। ठीक है। दवा बीमारी की होती है, मौत नहीं। यह कथन किसका है? बाबर का। अल्लाह मेरी ख्वाहिश पूरी करें, इस कथन में क्या ख्वाहिश है? हिमायू की प्राण की रक्षा। आगे देखते हैं। चलिए, बाबर किस प्रकार के कवि है? भक्तिकाल। कबीर किस काल के कवि हैं? भक्तिकाल। कबीर भक्तिकाल के कैसे कवि हैं? तो निर्गुण। कबीर की कृति है बीजक। कबीर के दोहे कहते हैं साखी। कबीर जाति से क्या है? जुलाहा थे। बीजक किसकी रचना है? तो कबीर की। कबीर के गुरु थे तो रामानंद। साखी की रचना किस कवि ने की थी? कबीर। साखी की रचना किस कवि ने की थी? तो कबीर ने की थी। आगे देखते हैं, जायसी का जन्म कब हुआ था? तो 1492 में। मलिक मोहम्मद जायसी किस साखी के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा के। यहाँ पे है मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा। पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी जी की। पद्मावत की भाषा क्या है? तो अवधी। जायसी की प्रसिद्धि का मूल आधार है पद्मावत में प्रतीकात्मक शब्द शरीर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चित्तौड़। ओके। पद्मावत के कुल कितने खंड हैं? 57। पद्मावत किस प्रकार का काव्य है?
सामोशोकित पद्मावत के अनुच्छेद को क्या कहा गया है? खंड। पद्मावत की रचना किस छंद में हुई? तो दोहा चौपाई। आगे देखते हैं। तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं? भक्तिकाल। तुलसीदास को तुलसी नाम किससे मिला था? तो नरहरिदास से। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो नरहरिदास। तुलसीदास इनमें से कैसे कवि हैं? तो राम भक्ति। तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति है रामचरितमानस। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। रामचरितमानस का काव्य रूप है महाकाव्य। पुष्प वाटिका प्रसंग किसकी रचना है? ई क्वेश्चन यार, पुष्प वाटिका, हाँ पुष्प वाटिका है तुलसीदास की। ठीक है, आगे देखते हैं। पुष्प वाटिका प्रसंग किस खंड का अंश है? किस खंड का अंग है? पुष्प वाटिका किस प्रसंग का अंश है? रामचरितमानस। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की शिक्षा कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। भारतेंदु हरिश्चंद्र कैसे कवि थे? तो कृष्ण भक्ति। भारतेंदु किसके भक्ति थे? रामकृष्ण। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय से संबंधित थे? वल्लभ संप्रदाय। भारत दूरदर्शन के रचयिता हैं भारतेंदु। भारत दूरदर्शन कविता में किस भावना की अभिव्यक्ति हुई? तो देश प्रेम की भावना। निराला की पहली। भारत दूरदर्शन कवि में किस भावना की अभिव्यक्ति हुई? तो देश प्रेम की भावना। और ये हमारा इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राजे ने अपनी रखवाली की। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निराला की पहली कविता कौन सी है? तो जूही की कली। निराला किस युग के कवि हैं? छायावादी युग। थोड़ा सा ही बचा हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? महिषपादल बंगाल में। राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता निराला की किस कृति से संग्रहित है? नए पत्ते। और ये वाला चैप्टर से है अपघटन। घटना क्या समाधान है? रामधारी सिंह दिनकर जी के ने लिखा है इसको। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया मुंगेर में। दिनकर जी मुजफ्फरापुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष कब बने थे? 1940 में। दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कब बने थे? 1964। दिनकर किस युग के कवि हैं? छायावादेतर युग। दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो संस्कृत के 4 अध्याय। अपघटन घटना क्या समाधान कविता के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। टेंशन नहीं लीजिए दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ दिन के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल में जो नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।